हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं हमारे एक मेडिकल फील्ड से, जिन्होंने अभी जो है आपका 2021 में नोरसेट का जो एग्जाम होता है वो देके वो भी दिल्ली एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर कार्य कर रहे हैं। तो हम वेलकम करते हैं हमारे एम्स नर्सिंग ऑफिसर भरत कुमार शर्मा का। वेलकम सर टू हमारे चैनल। थैंक यू। तो सर आप अपने बारे में कुछ बताइए, जो जो हमारे नए एस्पिरेंट्स आने वाले हैं जिनको मेडिकल में तैयारी करनी है, तो उनको अपना एक बार इंट्रोडक्शन दीजिए कि वो जिससे आपसे कनेक्ट कर पाए, आपको जान पाए थोड़ा। ओके, मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम भरत कुमार शर्मा है और मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ और मैंने स्कूलिंग मेरी जयपुर से ही की है और उसके बाद मैंने कॉलेज की है शिवाजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर। और मैंने मेरे पास आउट बीएससी नर्सिंग किया है और उसके बाद पास आउट होने के बाद 11 महीने सीएचओ की जॉब की है और उसके बाद में ड्यूरिंग सीएचओ ही मैंने प्रिपरेशन करके नर्सिंग ऑफिसर की जॉब हासिल की है और वर्तमान में मैं एम्स नर्सिंग ऑफिसर न्यू दिल्ली में कार्यरत हूँ। तो सर इसका मतलब आप ये जो एम्स में नर्सिंग ऑफिसर ज्वाइन करने से पहले आपने इससे पहले भी एक गवर्नमेंट जॉब ले चुके हैं आप, जो कि आप बता रहे हैं जैसे सीएचओ जो कि होता है हमारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, उसके पद पर आप पहले कार्य कर चुके हैं। हाँ जी, मैं बिल्कुल 11 महीने मैंने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट पे काम किया है और वो मैं जस्ट पास आउट होते ही मेरे को वो मिल गई थी। पास आउट क्या कहना चाहूँगा मैं कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन ही जब मेरी 4th ईयर चल रही थी बीएससी नर्सिंग की, तो उसी के दौरान कहने का मतलब ये वैकेंसी आई थी और उसके अंदर कहने का मतलब जो कंटिन्यू 4th ईयर पास आउट ना होने से पहले भी उसमें हम अप्लाई कर सकते थे। तो मुझे लगा कि अप्लाई करना चाहिए क्योंकि अब नहीं तो पास आउट होने के बाद में अपने को तैयारी तो करनी है और कहीं ना कहीं जॉब तो लेनी है। तो मैंने उसकी फॉर्म फिल किया और मैं उस टाइम इतना सीरियस नहीं था कि हाँ है कि अभी, लेकिन अपनी ड्यूरिंग प्रिपरेशन चल रही है तो कॉलेज चल रही है तो पास आउट होने के बाद में अपने को टाइम तो है, लेकिन फिर भी फॉर्म भरना चाहिए क्योंकि साथ वाले सभी भर रहे थे और इतना मेरे दिमाग में ये नहीं था, बर्डन नहीं था कि हाँ अपने को ये जॉब चाहिए। फिर भी मैंने तैयारी की और फिर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट होती है, जैसा आपको पता है, नर्सिंग एस्पिरेंट्स को तो पता होगा क्योंकि इसके अंदर मेनली कम्युनिटी का पोर्शन आता है। तो 4th ईयर के अंदर अपने कम्युनिटी सब्जेक्ट होता है तो वो भी अच्छे से पढ़ते ही हैं, लाइक पास होने के लिए पढ़ते हैं। तो सर इसमें सीएचओ की जॉब के लिए आपने कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन करी या फिर कोई नहीं वैसी कोई तैयारी आप एक बार बताएंगे एस्पिरेंट्स को कि नॉर्मल तरीके से आपने किस तरीके से तैयारी करके उसको एग्जाम को क्रैक किया? सीएचओ के लिए मैंने कोई ऐसी स्पेशली तैयारी या कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। मैंने केवल मेरा कम्युनिटी का जो पोर्शन था उसको रीड किया और उसी के बेसिस पे मैंने ये एग्ज़ाम दिया और लकीली और मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो सर इसमें आप बच्चों को एक बार एडवाइस करेंगे कि जो एम्स की जैसे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे एस्पिरेंट्स होते हैं नर्सिंग से रिलेटेड, वो एम्स के उनके लिए एक सपने की तरह होता है, सब उसी के अंदर एक अच्छी जॉब मानी जाती है एम्स नर्सिंग ऑफिसर की। तो आप उनको एक बार करेंगे कि क्या वो दूसरी जैसे जॉब्स होती है सीएचओ वगैरह, उनके लिए भी क्या उन्हें अप्लाई करना चाहिए? लाइक देखिए, एक अपने पास एक बैकअप होना बहुत जरूरी होता है। कहीं ना कहीं हम ड्यूरिंग प्रिपरेशन कई बार मोटिवेट भी होते हैं और डिमोटिवेट भी हो जाते हैं क्योंकि लगातार हम एक एम्स नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम माने तो वैसे इतनी कोई टफ एग्जाम या ऐसा कुछ है नहीं, अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो मिलेगी। लेकिन एक सीएचओ की जॉब ये उसकी तुलना में जो एम्स की नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम जो लगती है उसके लिए, उसकी तुलना में कहीं ना कहीं उस एग्जाम का लेवल थोड़ा कम होता है। और लाइक आप जब तैयारी करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हम एम्स की एग्जाम की तैयारी से आराम से सीएचओ की जॉब मिल जाए। सीएचओ की जॉब से कहीं ना कहीं आप अगर आप जॉब लेते हो, सीएचओ की जॉब अगर आप लेते हो तो आपका जो बर्डन है दिमाग पे एम्स नर्सिंग ऑफिसर बनने का, वो कहीं ना कहीं कम होगा और एक फाइनेंशियली आप थोड़े सपोर्ट होगे कि एक कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस तैयारी करता है और तैयारी करता करता अपनी पॉकेट मनी या कुछ भी लेना चाहे वो पेरेंट्स से लेता है, तो उसे कहीं ना कहीं तो और तैयारी करने के लिए लाइक कोचिंग वगैरह में जाते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, कहीं ना कहीं उस पर इकोनॉमिकली बर्डन जरूर आता है। तो अगर आप सीएचओ की जॉब ले लेते हो तो ड्यूरिंग जैसे प्रिपरेशन 1 साल से लगती है एम्स की नर्सिंग की एग्जाम, और इस बीच कहीं ना कहीं सीएचओ की एग्जाम आ रही है और आप उसको नहीं दे रहे हो, तो वो एक मेरे हिसाब से मैं उसे गलत मानता हूँ। आपको वो जॉब लेनी चाहिए और उसके साथ सीएचओ की जॉब में इतना
काम का प्रेशराइज नहीं होता है। आप आराम से एम्स नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी करके जॉब हासिल कर सकते हो। तो सर जैसे आप एम्स की जैसे आपने तैयारी करी तो उस टाइम पे आप एक वर्किंग एस्पिरेंट थे। यस। तो आप अपना रूटीन वगैरह या फिर कुछ बताएंगे कि जिससे आपने एम्स की तैयारी कैसे करी एक वर्किंग एस्पिरेंट होते हुए भी? मैं बताना चाहूँगा कि मेरी सीएचओ की जॉब होती थी वो 9 to 5 होती थी। तो उसके अंदर ऐसा होता था कि मैं उसमें भी समय निकालता था कि लाइक जैसे मैं जॉब पे जाता था, जब ड्यूटी पे जाता था तो मेरे दिमाग में ये चीज़ हमेशा चलती रहती थी कि हाँ अपने को नर्सिंग ऑफिसर भी बनना है, इसी जॉब के अंदर नहीं रहना है। तो उसी हिसाब से मैं तैयारी करता था, टाइम निकालता था। ड्यूरिंग जॉब तो नहीं निकाल पाता था क्योंकि जिस टाइम ड्यूटी टाइम पे होता था वहाँ मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता था कि मैं तैयारी करूँ। तो उसके आने के बाद में रात को फिर सुबह जल्दी उठ के इस टाइप से मैं फिर भी 4 से 5 घंटे निकालता था रोज और अच्छे से तैयारी की और आज मैं एम्स दिल्ली के अंदर से। तो सर जैसे आपने एम्स की तैयारी करी, एम्स का एग्जाम होता है उसको नोरसेट बोलते हैं, नोरसेट के थ्रू आप एम्स के अंदर सिलेक्शन लेते हैं, ठीक है सर? तो इसके लिए आपने कोई बुक्स वगैरह कौन सी फॉलो करी या फिर आपने कोई कोचिंग ली या कोई टेस्ट सीरीज वगैरह लगाई या किसी से गाइडेंस ली, उसके बारे में आप बताएंगे एस्पिरेंट्स को? कि जैसे मान लीजिए कोई अभी एस्पिरेंट है वो या तो वर्किंग भी हो सकता है या फिर एकदम फुल टाइम जो एस्पिरेंट होता है वो भी हो सकता है, तो वो किस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें या फिर जो पहले से स्टार्ट कर रखा है उन्होंने तो वो अपने प्रिपरेशन को किस तरीके से करें जिससे उनको नोरसेट एग्जाम क्लियर हो सके और वो नर्सिंग ऑफिसर बन सके? देखो मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट कैसे तैयारी स्टार्ट, जो जस्ट रिसेंट पास आउट है और जो ड्यूरिंग अभी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगा जो मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि पीआर यादव जो बुक होती है अपनी, उसको हम बेसिकली एक तरीके से माने तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मेरी लाइफ के अंदर मैं मानूं नर्सिंग एस्पिरेंट से नर्सिंग ऑफिसर बनने का सफर एक पीआर यादव बुक, टारगेट हाई बुक, इन 2 बुकों से और एक यूट्यूब, कहीं ना कहीं यूट्यूब का बहुत रोल है इसके अंदर। तो मैं बताना चाहूँगा न्यू एस्पिरेंट्स को कि आप लोग जो कहने का मतलब अभी रिसेंटली पास आउट हैं या ड्यूरिंग कॉलेज से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उन सबको बताना चाहूँगा कि आप लोग पीआर यादव में पीआर यादव के 2 सेक्शन होते हैं मेनली, आपको बताना चाहूँगा मैं। उसमें एक सेक्शन आता है, उसके अंदर थ्योरी पेपर होता है, थ्योरी बुक होती है, उसमें नोट्स होते हैं सब्जेक्ट वाइज जो सबको पता है, और सेकंड बुक होती है उसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं नर्सिंग ऑफिसर्स के एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो पीआर यादव को बेसिकली पढ़ना चाहिए और उसके अलावा फिर क्वेश्चंस उसके निकालने और रिवीजन कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है ड्यूरिंग प्रिपरेशन। आप जो पढ़ रहे हो उसको रिवाइज रखो। टारगेट हाई में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लाइक उसमें गोल्डन पॉइंट्स दे रखे हैं एंड के अंदर, उनको भी कहीं ना कहीं पढ़ना चाहिए रेगुलर। लोग एनक्लेक्स बुक आती है उसके बारे में भी कहते हैं, मैंने एनक्लेक्स बुक पढ़ी नहीं थी लेकिन कहीं ना कहीं वो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जब मेरा कहने का मतलब मैंने 2021 का नोटसेट भी दिया था, आपको बताना चाहूँगा, और जब मैं ये था कि मेरा सीएचओ में सिलेक्शन हो गया था, पोस्टिंग होना बाकी थी, तो मैं इतना सीरियस नहीं था उस टाइम, फिर भी मैंने तैयारी की और दी। तो मेरा 2021 की नोटसेट में जब रैंक आया 9050 ऑल इंडिया रैंक, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अपनी तैयारी में भी कमी थी और इतना सीरियस भी नहीं थे। फिर इसी दौरान कहने का नवंबर में 2021 का नोटसेट का रिजल्ट आया था और फिर ज्वाइनिंग हो गई दिसंबर के अंदर सीएचओ की। 2-3 महीने चला और फिर नेक्स्ट डेट आ गई नेक्स्ट नोटसेट की जो 2022 की, जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ और आज पोस्टेड हूँ। तो मुझे लगा कि अब बहुत कम समय बचा है अपने पास, 5-6 महीने का समय बचा है लिमिटेड, तो अपने को अब की बार तो कैसे भी कोशिश करके ये जॉब लेनी है। लेकिन मैं उस टाइम कहने का मतलब जॉब भी कर रहा था, तो ये मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग भी हो रहा था क्योंकि जब 2021 की दी थी मैंने नोटसेट तो मैं एकदम फ्री था कि ओनली प्रिपरेशन मेरा एक मोटो था। तो मैंने की, फिर मैंने चालू की। मैंने सबसे पहले पीआर यादव की बुक पढ़ी, उसके क्वेश्चंस निकाले, उसके रिवीजन किए बार बार। उसके बाद में मैंने टारगेट आई बुक ली 5th एडिशन। टारगेट आई बुक के अंदर भी मैंने क्वेश्चंस निकाले और उसकी थ्योरी पढ़ी। फिर मुझे कहने का मतलब दोस्तों से मिलता था, और भी एक्सपीरियंस थे मेरे साथ वाले, उनसे मिलता था, सीनियर से बात होती थी, तो वो बताते थे कि हाँ एनक्लेक्स भी पढ़नी चाहिए। और कहने का मतलब एम्स का वो पैटर्न है, उसमें क्वेश्चंस भी आते हैं,
NCLEX पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जब मैं NCLEX पढ़ता था तो मेरे को लगता था कि यार कहीं ना कहीं हमने ये चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा मानना था। फिर जब मैंने दिया एग्जाम 2022 नोटसेट का, तो जब पेपर दे रहा था मैं, तो मुझे लगा कि हमने गलती कर दी कि ये NCLEX पढ़ के आना चाहिए था, और ऐसे लग रहा था कि हाँ अब की बार भी नहीं होगा। फिर भी मैंने मेरी जो एफर्ट था, जो भी मेरी मेहनत की थी, मैंने तैयारी से अच्छे से देने की पूरी से पूरी मेरा 100% देने की, और मैंने एग्ज़ाम दिया। और जब एग्ज़ाम देके बाहर आ गया था तो सोच रहा था कि भाई अब NCLEX अपने वो उठानी पड़ेगी, अब इससे काम नहीं होगा, ये लोग इससे नहीं होगा, जो कहते हैं लोग वो सही कह रहे हैं। तो आया, और फिर 1 महीने बाद जब रिजल्ट आया इसका, तो एक चेहरे पे खुशी थी, और उससे पहले जिन्हें मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ उन्हें कह रहा था कि भाई वो बुक लेने चलेंगे, रिजल्ट आएगा उससे पहले। जिस दिन रिजल्ट आया था उसके 1 दिन पहले मैं इनसे मिलना हुआ था, और इन्हें कहा था मैंने कि भाई वो बुक तो लानी पड़ेगी, अब की बार भी नहीं होगा सर। और जब रिजल्ट आया तो कहीं ना कहीं चेहरे पे खुशी भी थी, और इस बात का कहने का मतलब दिमाग में घूमी भी कि यार आज सुबह ही डिस्कस कर रहे थे जिस चीज़ की कि कहीं ना कहीं वो बुक लानी पड़ेगी, तो वो चीज़ नहीं हुई। और मैं पहली बार कहने का रिजल्ट होने के बाद जब पेरेंट्स को बताया, देन मैं इन्हीं के पास आया था और इन्हें ही बताया था कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया। तो जैसे सर आपने कहा कि बुक वगैरह के बारे में बताया, तो इसके अंदर जैसे सर जो भी एग्ज़ाम आने वाला है अपना 3 जून को नोटसेट का एग्ज़ाम है अभी, ठीक है, तो जो भी एस्पिरेंट्स उस एग्ज़ाम को देने के लिए देने वाले हैं, जो भी एस्पिरेंट्स होंगे, तो उनके लिए आप कुछ हेल्प बता सकते हैं, मतलब कोई ट्रिक्स वगैरह मान लीजिए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जिससे उनको एग्ज़ाम में हेल्प हो और वो एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। जो 3 जून 2023 को होने वाला अपना नोटसेट 4 है, उसके लिए मैं टिप्स देना चाहूँ। 1 महीने का समय बचा है हमारे पास, तो अभी मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जो आपके नोट्स पे नया मैटर पढ़ना चालू मत करो, कहना जो आप लोगों ने ऑलरेडी आज तक पढ़ा है और जो आपके पास नोट्स बना रखे हैं आपने, उन्हें रिपीट करो, उनका रिवीजन करो, PR यादव के क्वेश्चंस निकालो, और जो टेस्ट सीरीज आपने कोई ज्वाइन कर रखी है वो टेस्ट सीरीज दो, कि उससे आपको कहने का मतलब बेनिफिट होगा, क्योंकि अपना 3 घंटे का टाइम होता है और 200 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट कर 200 क्वेश्चन का पेपर होता है। तो एक नेगेटिव मार्किंग कहीं ना कहीं फैक्टर होता है सिलेक्शन के अंदर, और 2021 नोटसेट का मेरा सिलेक्शन ना होने का रीजन भी मैं यही मानता हूँ कि मेरी नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो आप लोगों को कहूँगा कि पहले जो आप अटेम्प्ट करो क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करनी चाहिए जिनमें आप डैम श्योर हो, 100% श्योर हो कि हाँ ये गलत नहीं हो सकता है। तो सर जैसे मान लीजिए कि जो अभी 1 महीना बचा है, जो अगला नोटसेट आने वाला है, तो जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो कई बोलते हैं कि हम प्रैक्टिस सेट पे इतना ध्यान नहीं देंगे या फिर हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, तो आपके हिसाब से इस एग्जाम के लिए कॉन्सेप्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर उन कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? कहीं ना कहीं देखो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्टर रखती है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब आप तक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, और बिना कॉन्सेप्ट क्लियर करे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहोगे तो आपको क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन सर जैसे देखिए कई बच्चे होते हैं वो सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखते हैं, वो प्रैक्टिस सेट पे बिल्कुल भी क्वेश्चंस उठा के नहीं देखते, तो आपको क्या लगता है कि मतलब उनको ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? नहीं, ये तो बहुत जरूरी है कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो, और अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए और प्रीवियस ईयर के कैसे क्वेश्चन आते हैं वो पैटर्न नहीं देखा है, तो आप एग्जाम टाइम के अंदर आपको दिक्कत होगी। क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, अब आपको पता नहीं इस कॉन्सेप्ट में किस हिसाब से वो क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पूछोगे, नहीं देखोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जामिनर किस वे में क्वेश्चन पूछता है। तो इसका मतलब सर एक प्रैक्टिस जो सेट है वो एक इम्पोर्टेंट रोल इसके अंदर प्ले करता है, बहुत अच्छा रोल करता है, आपको नेगेटिव मार्किंग से बहुत बचाता है। तो सर जैसा आप अब एम्स के अंदर आप लग चुके हैं, नर्सिंग ऑफिसर वर्किंग है, तो वहाँ का कैसा कल्चर लगता है आपको? कुछ मोटिवेशन के लिए बोलना चाहेंगे बच्चों को? बिल्कुल बोलना चाहेंगे, नर्सिंग ऑफिसर की जॉब एक बहुत अच्छी जॉब है, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली भी बहुत बढ़िया जॉब है। आपको जो आपकी सैलरी होती है एम्स नर्सिंग ऑफिसर की, वो एक्सपीरियंस को सबको पता होगी कितनी है। कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन फैक्टर वो भी है,
और इसके अलावा जो स्टैंडर्ड है एम्स में जॉब का, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है ही कितना महत्व रखता है, सोशल लाइफ में आपकी कितनी वैल्यू होती है। जैसा कि अब भरत शर्मा सर, हमने आपका जो इंटरव्यू लिया, मैं उम्मीद करता हूँ कि उससे जो एक्सपीरियंस तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो हम हमारे सर का गेस्ट जो हमारे आज के हैं उनका धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे चैनल पे आए और बच्चों को एक्सपीरियंस जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको मोटिवेशन दिया और एक तरीके से गाइडेंस दिया। थैंक यू सर।